नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में आज का अपना जो टॉपिक है वो छठी यूनिट का रहेगा। जो अपन एक्ट पढ़ रहे थे इसमें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 जो है इस टॉपिक को आज अपन पढ़ेंगे। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये है आज का अपना टॉपिक। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। जैसे अपन देख रहे थे कि प्रत्येक जो एक्ट है उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं और साथ में इसमें अध्याय होते हैं और अध्याय में सेक्शन होते हैं। तो ये जो एक्ट है इसमें भी कुछ परिभाषाएं अध्याय 1 में दी गई हैं। जिस परिभाषा तो इसमें कई है लेकिन सारी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ परिभाषाएं हर एक्ट में कॉमन रहती है, इसलिए वो एग्जाम में कभी आती नहीं है और न उनके आने की कोई संभावना है। तो परिभाषा पढ़ने से पहले अपनी ये एक्ट जो है वाटर प्रिवेंशन, ये है जल प्रदूषण के निवारण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। मुख्य उद्देश्य इस एक्ट का है जल की गुणवत्ता बनाए रखना। जल की गुणवत्ता बनाए रखना, यह इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। मेन एम इसका है वाटर क्वालिटी जो है उसको बनाए रखना। जल जो है सिंचाई योग्य रहे, जल पीने योग्य रहे, यानी मानव और जीव जंतु के उपयोग के लायक जल बना रहे, उसमें जो कंटेंट है उसमें कोई फर्क नहीं आए। इसलिए इस एक्ट को लागू किया गया है। 1974 में इसे लागू किया। इसकी अगर परिभाषाएं की बात करें तो परिभाषा में 2A में केंद्र में सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की गई है। यानी केंद्र में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा जल प्रदूषण निवारण हेतु, इसी प्रकार राज्य में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा जल प्रदूषण को रोकने हेतु और कार्रवाई हेतु। ये तो दोनों बोर्ड का गठन किया गया है, ये इस एक्ट के तहत किया गया है। ये अपने जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब अपन ने पढ़ा था विस्तार से, तब अपन ने देखा था कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इन दोनों का गठन किया गया है। तो इसकी अगर आपके आ जाए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन की परिभाषा किस में दी गई है, तो परिभाषा 2A में इसकी परिभाषा दी गई है। कौन से एक्ट में? वाटर का जो एक्ट है 1974, इसमें इसकी परिभाषा दी गई। फिर है सेक्शन 2D। सेक्शन 2D में ऑक्यूपायर की परिभाषा दी। ऑक्यूपायर की परिभाषा इसमें दी गई है। ऑक्यूपायर का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी कोई कंपनी जो जिसके द्वारा कोई सीवेज या फिर कोई ऐसे केमिकल जल में डाले जाते हैं तो उसे ऑक्यूपायर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति या उद्योग जो सीवेज जल में डालता है या फिर जो जल प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे ऑक्यूपायर 2D में कहा गया है। नेक्स्ट इसी में सेक्शन 2DD। सेक्शन 2DD में आउटलेट की परिभाषा दी गई है। आउटलेट की परिभाषा सेक्शन 2DD में दी गई है। आउटलेट का मतलब है ऐसा कोई चैनल या फिर ऐसा कोई बंद पाइप या फिर कोई खुला पाइप या फिर ऐसा कोई फ्लो जिसके द्वारा सीवेज जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी इसमें
ऐसा कोई बंद पाइप या खुला पाइप या कोई चैनल जिसके द्वारा सीवेज का प्रवाह होता है, उस माध्यम को क्या कहेंगे अपन? आउटलेट कहते हैं। और इसमें से सीवेज जो है वो बाहर निकलता है। इस प्रकार से कोई बंद संरचना भी हो सकती है और खुली संरचना भी इसमें हो सकती है, कोई इसमें खुली संरचना भी हो सकती है। तो इसमें ये जो पोर्शन है जहां से सीवेज बाहर निकलता है इसे आउटलेट कहते हैं, सेक्शन 2DD में। फिर है सेक्शन 2E। सेक्शन 2E में प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। प्रदूषक क्या होता है तो उसकी परिभाषा अपन ने पहले जो सेक्शन पढ़े हैं उसमें देखी है कि ऐसे जो सब्सटेंस जो जल, वायु, भूमि को प्रदूषित करते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन ने पहले देख ली है, लेकिन इसमें सेक्शन 2E जो है इसमें प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2E में प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। सेक्शन G जो है इसमें सीवेज इफ्लुएंट की परिभाषा दी है। सीवेज इफ्लुएंट किसी सीवेज डिस्पोजल से या फिर ऐसा कोई सीवेज डिस्पोजल वर्क जिससे निकला पानी जो होता है वो सीवेज इफ्लुएंट कहलाता है। किसी सीवेज डिस्पोजल से निकला लिक्विड सीवेज इफ्लुएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीवेज इफ्लुएंट कहलाता है। या फिर कोई ऐसा सीवेज सिस्टम जिसमें से ये लिक्विड जो है वो निकलता है उसे क्या कहते हैं? सीवेज इफ्लुएंट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 2GG। सेक्शन 2GG में सीवर की परिभाषा दी गई है। सीवर का मतलब है कि ऐसा कोई खुला या बंद पाइप जो सीवेज को कैरी करता है, ऐसा कोई बंद या खुला पाइप जो सीवेज को कैरी करता है उसे सीवर कहते हैं। ऐसा बंद या खुला पाइप जो सीवेज को कैरी करता है उसे सीवर कहते हैं। खुला पाइप जो सीवेज को कैरी करता है उसे क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 2J। सेक्शन 2J में स्ट्रीम की परिभाषा दी गई है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम होता है कोई नदी या कोई नाला या कोई आपके स्थलीय जल या फिर भूगर्भिक जल या फिर इसमें समुद्री ज्वार भाटा, समुद्री ज्वार, ये सारे इसमें स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। जिसमें से फ्लो हो सकता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोल सकते हैं। सेक्शन 2J में स्ट्रीम की परिभाषा दी गई है। फिर है सेक्शन 2K। सेक्शन 2K में जो परिभाषा दी गई है वो है ट्रेड इफ्लुएंट। सेक्शन 2K में
ट्रेड इफ्लुएंट की परिभाषा दी गई है। ट्रेड इफ्लुएंट का यहां मतलब यह है कि ऐसा कोई औद्योगिक क्षेत्र जहां से कोई स्ट्रीम निकलता है, कोई सीवेज निकलता है, तो किसी औद्योगिक इकाई से जब कोई सीवेज निकलता है या कोई अपशिष्ट निकलता है तो उसे ट्रेड इफ्लुएंट कहते हैं। इसमें डोमेस्टिक सीवेज जो निकलता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। यह इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ट्रेड इफ्लुएंट ऐसी कोई औद्योगिक इकाई जिससे सीवेज निकलता है तो उसे ट्रेड इफ्लुएंट कहते हैं। ट्रेड इफ्लुएंट कहते हैं और इस ट्रेड इफ्लुएंट में घरेलू सीवेज शामिल नहीं है। इसमें घरेलू सीवेज शामिल नहीं है। तो ये है इसकी परिभाषाएं, जिसमें सेक्शन 2 के वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना है। तो ये तो इसकी हो गई परिभाषाएं। अब है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गठन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गठन के बारे में और सेक्शन 4 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गठन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 सीपीसीबी का गठन, इसमें बताया गया है कि इसमें जो गठन होगा, इसमें एक चेयरमैन, 15 सदस्य और एक इसका सचिव होता है। एक इसका क्या होता है? सचिव होता है। चेयरमैन जो होता है उसको इन्वायरमेंट के क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए उसका। 15 सदस्य जो होते हैं, इसमें से 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 5 सदस्य जो होते हैं वो स्टेट बोर्ड से सिलेक्ट किए जाते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं इनको कृषि या फिर मत्स्य पालन, इसमें थोड़ा अनुभव होना चाहिए। 3 सदस्य उनको नियुक्त करते हैं। 2 सदस्य को केंद्र सरकार के जो उपक्रम होते हैं उसमें से नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार इन 15 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। एक इसका सचिव होता है। इसी प्रकार सेक्शन 4 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन की बात की है। इसमें भी एक चेयरमैन, 15 सदस्य और एक सचिव होता है। एक सचिव इसमें होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है, यह अपन पढ़ चुके हैं पहले। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार इसका गठन करती है। फिर है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13, क्योंकि इसमें ज्वाइंट बोर्ड की बात की गई है। ज्वाइंट बोर्ड, सेक्शन 13 में ज्वाइंट बोर्ड की बात की। ज्वाइंट बोर्ड का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर कोई केंद्र सरकार या फिर राज्य ज्वाइंट बोर्ड का गठन कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र प्लस राज्य किसी बोर्ड कौन सा होगा? जो पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, बोर्ड का गठन कर सकते हैं। और ये जो ज्वाइंट बोर्ड होता है, इसकी प्रति 3 माह में बैठक होती है, यानी प्रत्येक 3 माह में इसकी एक मीटिंग आयोजित की जाती है। सेक्शन नंबर 13 क्या है? ज्वाइंट बोर्ड से संबंधित है। फिर है अध्याय 4 में पावर दी गई है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पावर इसमें दी गई है। पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड अध्याय 4। अध्याय 4 में
अध्याय 4 में पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड, तो इसमें दोनों बोर्ड आएंगे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेक्शन 16 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पावर व फंक्शन की बात की गई है, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसकी पावर की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको पावर दी जाती है। केंद्र सरकार को यह सलाह देता है। इसके अलावा राज्य बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, उनके साथ समन्वय बनाए रखता है, उनको तकनीकी सहायता देता है। साथ में यह प्रयोगशाला भी स्थापित करता है, जहां पर प्रदूषण के जो मानक है उनकी जांच की जाती है। साथ में ही प्रदूषण के मानक स्टैंडर्ड इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। सेक्शन 17 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शन और पावर दिए गए। सेक्शन 18 में बताया गया है कि ये जो दोनों बोर्ड हैं, इन बोर्ड को केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो डायरेक्शन दे सकती है, पावर टू गिव डायरेक्शन। केंद्र सरकार या राज्य सरकार डायरेक्शन दे सकती है। इसके अलावा ये जो बोर्ड हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किसी संस्था को जहां से जल प्रदूषण हो रहा है उसको दिशा निर्देश दे सकती हैं। तो ऐसा सेक्शन 18 में बताया गया है। फिर है अध्याय 5। लेसन नंबर 5 जो है, इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन बताया गया है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिसमें जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण की बात की गई है। इसमें सेक्शन नंबर 19 जो है, सेक्शन नंबर 19 यह बताता है कि राज्य सरकार स्टेट बोर्ड की अनुशंसा पर किसी क्षेत्र को प्रदूषित क्षेत्र घोषित कर सकती है। राज्य सरकार सीपीसीबी की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है कौन? राज्य सरकार घोषित कर सकती है। साथ में ही इस सेक्शन के तहत यहां पर निगरानी के लिए राज्य सरकार किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है और अधिकारी को इस संबंध में पावर दे सकती है कि वो वहां पर निरीक्षण कर सकता है, सैंपल करवा सकता है। तो ये सारी पावर सेक्शन 19 में दी गई है। फिर सेक्शन 20 में पावर टू गेट इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त का अधिकार दिया गया है। पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 20, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इसमें यह बताया गया है कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किसी भी कंपनी से, किसी भी उद्योग से जहां से प्रदूषण फैल रहा है या फैलने की आशंका है, वहां से कोई भी सूचना, डाटा कलेक्ट कर सकता है, उसके लिए आदेश दे सकता है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी भी व्यक्ति, उद्योग से डाटा कलेक्ट कर सकता है या फिर कोई सूचना जो है वो इससे ले सकता है। और साथ में ये बताया गया है
इसमें कि जो व्यक्ति पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस व्यक्ति की ही इसमें सारी जिम्मेदारी होगी, वही उसे सूचना उपलब्ध कराएगा। तो जितने भी उद्योग हैं उनमें से अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिससे जल प्रदूषण होता है तो उसके संबंध में उस औद्योगिक इकाई से डाटा सूचनाएं एकत्रित कर सकता है, ऐसी बोर्ड को शक्ति दी गई है। सेक्शन 21 में बताया है पावर टू टेक सैंपल। सेक्शन 21 पावर टू टेक सैंपल, पावर टू टेक सैंपल। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसको सैंपल लेने के लिए नियुक्त किया गया है उसको कोई भी संस्था सैंपल लेने से नहीं रोक सकती। सैंपल लेने के समय रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होंगे, अगर वो हस्ताक्षर नहीं करता है तो उस पर ऐसा लिख दिया जाएगा। साथ में ही सैंपल लेना वाला व्यक्ति जो है उसको प्रयोगशाला तक पहुंचाएगा। ऐसा सेक्शन 21 में कहा गया है। फिर सेक्शन नंबर 22, सेक्शन 22 में सैंपल रिपोर्ट की बात की गई। ये जो सैंपल लिया है इस सैंपल की रिपोर्ट जारी की जाएगी और इस रिपोर्ट को एक ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाएगा जो साक्ष्य के रूप में रहेगी। फिर है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 में पावर टू एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्च या सीज करने की पावर दी गई है। पावर टू एंट्री, सर्च, यानी इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी संस्था जहां से, किसी भी औद्योगिक इकाई जहां से प्रदूषण हो रहा है वहां एंट्री कर सकती है, वहां उसको सीज कर सकती है अगर पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी पावर सेक्शन नंबर 23 में दी गई है। फिर है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन 24 में यूज ऑफ स्ट्रीम एंड वेल, जो जलीय स्रोत होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इन जलीय स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालेगा, कोई भी व्यक्ति इनको प्रदूषित नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति इन्हें प्रदूषित नहीं करेगा, प्रदूषित नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 24 में कहा गया है। फिर है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 में रेस्ट्रिक्शन टू न्यू एस्टेब्लिशमेंट, यानी नई अगर कोई इकाई स्थापित की जाती है तो सेक्शन नंबर 25 रेस्ट्रिक्शन टू न्यू आउटलेट एंड डिस्चार्ज। सेक्शन 25 में ऐसा कहा गया है कि कोई भी नई संस्था अगर स्थापित होती है जिससे जल प्रदूषण होता है, जिसका सीवेज अगर किसी स्थान पर जल प्रदूषित करता है, तो ऐसी संस्था स्थापित करने से पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। नई इकाई स्थापित करने से पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति आवश्यक है, अनुमति इसके लिए आवश्यक है, अनुमति लेनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 में बताया गया है कि सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27 के तहत कोई भी व्यक्ति 3 महीने के अंदर सिविल कोर्ट के अलावा किसी भी ट्राइब्यूनल में स्टेट बोर्ड के जो आदेश है उसके खिलाफ जा सकता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश के खिलाफ 30 दिवस में सेक्शन
25, 26, 27 के खिलाफ लगी रोक हेतु सिविल कोर्ट के अलावा ट्राइब्यूनल या कोई प्राधिकरण में अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। सेक्शन नंबर 28 में क्या बताया गया है? अपील की बात करी, अपील, सेक्शन नंबर 28। फिर है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 जो है, इसमें सेक्शन 31 फर्निशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बोर्ड, फर्निशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्निशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेट बोर्ड। इसमें यह बताया गया कोई भी व्यक्ति जो प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई ऐसी प्रदूषण वाली घटना हो गई है या फिर ऐसा कोई इफ्लुएंट जो जल में पहुंच गया है जिससे जल प्रदूषित हो सकता है, तो उसके संबंध में वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचना देता है। यानी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचना उपलब्ध कराएगा कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है, और वो ही व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार भी होगा। साथ में ही सेक्शन नंबर 32 जो है, सेक्शन नंबर 32 जो है, इसमें यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रदूषण कम करने के लिए प्रबंधन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जल प्रदूषण के उपाय करेगी, जल प्रदूषण रोकने के उपाय, जल प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय कौन करेगा? सेक्शन नंबर 32 के तहत स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर इसमें है सेक्शन अध्याय 7 जो है, लेसन नंबर 7, इसमें पेनल्टी व पनिशमेंट या सजा का प्रावधान किया गया है। पेनल्टी और पनिशमेंट, इसमें सेक्शन नंबर 42 जो है, सेक्शन 42, इसमें यह बताया गया है कि सेक्शन नंबर 42 में अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, इस एक्ट का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने पर 1.5 वर्ष की सजा, 1.5 वर्ष की सजा और साथ में ही जुर्माना इस पे लगेगा। अगर कंटिन्यूअस ऑफेंस करता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। साथ में ही अगर लगातार 1 वर्ष तक अगर ये ऑफेंस करता है तो न्यूनतम सजा तो होगी वो 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष या फिर जुर्माना। साथ में ही इसमें जुर्माना भी इसमें देना पड़ेगा। फिर है सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 में ऑफेंस बाय कंपनी और सेक्शन नंबर 48 में ऑफेंस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताया गया है। तो
सेक्शन नंबर 47 जो है, इसमें एक केस था, वह है यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपके मोदी डिस्टिलरी, यूपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस मोदी डिस्टिलरी। इसमें जो डिसीजन आया उसमें डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, जो प्रबंधक है उसको इसमें रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो ये है आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। बहुत बहुत धन्यवाद।